हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, ये सीडीपी का पेपर है 2011 का, ठीक है, जिसे आप बाल विकास बोलते हो। ये ऑफिशियल पेपर है 2011 का। ये 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट की परीक्षा में, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पेपर 1 वाले ऐसा नहीं है कि देखिए जो पेपर 1 का सिलेबस है वही पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कोहलर पढ़ रखा है, थॉर्नडाइक पढ़ रखा है पेपर 1 में, तो उनका नियम अलग है और पेपर 2 में आके वो नियम अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना, क्वेश्चन उसी टॉपिक से ही पूछे जाने हैं। तो सीडीपी का पेपर जो 1 होता है 2 सेम ही होता है लगभग, ठीक है। तो हमने 2011 का वैसे पेपर 1 हमने सॉल्व करा रखा है, प्लेलिस्ट जाके चैनल पे चेकआउट करिएगा। आज से हम पेपर 2 का सीडीपी सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2011 का ये पेपर है। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आंसर को समझते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है आपको बताना है। देखिए, ये ऑफिशियल पेपर है तो थोड़ा इसमें क्लियर नहीं होगा, ऐसे ही हमने बहुत कोशिश किया, क्लीन किया हुआ है, आपको समझ आ रहा होगा। हम पढ़ेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको हिंदी में, देखिए यूपी टेट में ऐसा होता है कि कोई कोई क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ऐसा होता है कि समझ नहीं आता है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप में होता है, तो आप उसको एक बार इंग्लिश में देख लिया करें, तब आपका जो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। और वैसे भी अगर कोई भी क्वेश्चन जो है अगर हिंदी में गलत होता है तो वो इंग्लिश वाला जो होता है वही आंसर जो है वो करेक्ट क्वेश्चन जो है वो सही माना जाता है, ठीक है। तो एक बार हिंदी ना समझ आया करे तो एक बार इंग्लिश ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। चलिए, शिक्षण का स्तर बताना है आपको, सत्तावादी स्तर क्या है। देखिए, शिक्षण के 2 स्तर होते हैं। वैसे ये टीचर को जो होना चाहिए वो एक होता है प्रजातांत्रिक स्तर। तो जो प्रजातांत्रिक स्तर होता है, डेमोक्रेटिक होता है, वो बच्चों के लिए होता है ना। लेकिन इसमें क्या पूछा है, सत्तावादी स्तर। सत्तावादी स्तर वो होता है जिसमें टीचर की चलती है, बच्चों की नहीं, है ना। तो हमें वैसे भी कोई भी ऑप्शन ऐसा हमें नहीं टिक करना है जो कि बच्चों के हित में नहीं हो, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको किसी भी ऑप्शन में बच्चे को गलत नहीं करना है, ठीक है। टीचर गलत हो सकता है और उनकी पद्धति गलत हो सकती है, लेकिन बच्चा गलत नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान पे रखिएगा, ये बेसिक तरीका है, इसको भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तब भी आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। चलिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है मतलब जिसमें टीचर का चलता है, तो इसमें क्या होगा, शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे प्रजातांत्रिक स्तर पूछा होता तब आपका छात्र केंद्रित आंसर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सत्तावादी स्तर पूछा गया है तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा इसीलिए नहीं होगा, बहुत सारे लोग दूसरा ही टिक कर देंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा ही वही हुआ था ना कि सत्तावादी स्तर क्या है, तो जिसमें टीचर की चलती है, बच्चों की नहीं चलती, मतलब वही होता है आपका सत्तावादी स्तर। तो छात्र केंद्रित आपका नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता प्रजातांत्रिक स्तर तब हम बी ऑप्शन करेक्ट करते, ठीक है। बाकी ये तो कोई स्तर होता नहीं है। अनुभव केंद्रित ये भी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। दूसरे में कहा जा रहा है, बताइए, चरित्र का विकास होता है किसके द्वारा। चरित्र का विस्तार होता है, बताइए, विकास होता है। चरित्र मतलब कैरेक्टर आपका कैसे डेवलप होगा आपको बताना है। बताइए, इच्छा शक्ति द्वारा डेवलप होगा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, या नैतिकता द्वारा, इनमें से सभी। तो देखिए, इसमें कोई भी निगेटिव पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है। तो वैसे देखिए, इच्छा शक्ति द्वारा भी आपका कैरेक्टर जो है वो डेवलप होगा, है ना। नैतिकता के द्वारा भी जो है वो आपका कैरेक्टर डेवलप होगा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी आपका जो है वो कैरेक्टर डेवलप होता है ना। कहते नहीं है कि इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो आपको लोग बोलते हैं इस बंदे का व्यवहार अच्छा है ना, तो कहते हैं ना इसका कैरेक्टर अच्छा है। आप जिसके साथ जैसा बर्ताव करेंगे तो कहेंगे कि ये इस तरीके से व्यवहार करता है, ये अच्छा व्यक्ति है ना। तो ये इन सभी के द्वारा जो है वो आपका कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, तो इन सभी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी निगेटिव पॉइंट है नहीं, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, ये सारे आंसर जो हम आपको बता रहे हैं ये सारे ऑफिशियल आंसर हैं और साथ में आपको समझा भी रहे हैं, ठीक है। तो समझते चलिएगा। और आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम आपको हर क्लासेस में बताते हैं। सारे PYQs आपको लगा के ज़रूर जाने हैं, जो कि इस चैनल पे कराए ही जाते हैं PYQs सारे ऑफिशियल, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा और इसका आंसर करते चलिएगा। 3 पढ़िएगा। 3 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, बताइएगा। शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है, बताइए। टीचिंग लर्निंग का कौन सा लेवल नहीं है, बताइएगा। पहला है विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, या समझ स्तर। तो देखिए, शिक्षण के 3 स्तर आपने पढ़ा होगा। देखिए, स्मृति स्तर होती है ना, मेमोरी लेवल होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ स्तर भी होती है, चिंतनशील स्तर भी होती है। लेकिन विभेदीकरण स्तर आपने कहीं पढ़ा है? आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में भी नहीं पढ़ा होगा। विभेदीकरण स्तर ये होता है कि जिसमें छात्रों
के बुद्धि के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, विभेद किया जाता है, वही आपका विभेदीकरण स्तर होता है, जो कि ये कोई स्तर नहीं है। तो पूछा ही था आपसे कौन सा नहीं है, तो पहला जो है नहीं है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे तो स्तर हैं, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नहीं लगा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन प्लीज ध्यान से पढ़ा करें, नहीं वर्ड दे के बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं ध्यान ही में नहीं देते हैं, तो क्वेश्चन आपसे आते हुए भी गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी है वो कक्षा में भाग लेने से डरता है, संकोच करता है, तो आप क्या करोगे बताइए। टीचर के होने के नाते आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये तो कोई बात नहीं है कि आप उससे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, है ना। कहेंगे जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। चलिए फिर कुछ हद तक तो ठीक ही है। तीसरा पढ़ते हैं, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य में बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। तो ये भी ठीक है, ये तो कोई पॉइंट है नहीं, तो ये भी गलत ही हो जाएगा कि जो सामर्थ्य से बाहर है वो क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, फोर्थ में कहा जा रहा है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। बताइए बी ऑप्शन होगा या डी होगा। बी में कहा जा रहा है जिन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे, तो जिसका उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं से पूछेंगे, तो बच्चे का फिर डेवलप कैसे होगा। डी में कहा जा रहा है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, है ना। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। कहा जा रहा है शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, आपको बताना है। प्रशासनात्मक होना चाहिए, बताइए। हाँ, प्रशासनात्मक होना चाहिए, या शिक्षाप्रद होना चाहिए, या निदेशात्मक होना चाहिए, या आदर्शवादी होना चाहिए। तो बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। 6 में कहा जा रहा है बालिका शिक्षक को महत्ता देना उचित है, कारण बताना है। देखिए गर्ल्स को शिक्षा देना जो है वो महत्ता, बताइए महत्ता है, कारण इसका क्या होना चाहिए बताइए। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, ये तो कोई कारण नहीं है कि बालिकाएं ज़्यादा बुद्धिमान हैं बालकों से, है ना। बी में कहा जा रहा है कि इस तरह से तो आप जेंडर बैस की बात करने लग जाएंगे, है ना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, इसलिए जो है बालिकाओं को शिक्षा देनी चाहिए, ये भी नहीं ठीक है। अतीत में बालिकाओं को पूरी बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। भाई अतीत को लेके आप इस तरीके से करेंगे। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों से तो ये करेक्ट है, इसलिए ये ठीक हो जाएगा। वैसे ये कुछ हद तक ठीक तो नहीं, क्योंकि केवल लगा हुआ है, तो केवल जहां भी लग जाता है वो ऑप्शन गलत होता है, लेकिन तीनों से तो ये बेहतर है, इसीलिए फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही ऑफिशियल भी माना गया था आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। 7 में कहा जा रहा है शिक्षा में समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, बताइए। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है। समुदाय के समर्थन पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, बताइए। तो ये पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करता है। ठीक है, एक्सेलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। 8 में कहा जा रहा है अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपहार क्या है, बताइए। अधिगम से संबंधित लर्निंग, अधिगम में क्या होता है, लर्निंग, जैसे आप जो सीखते हो उससे संबंधित अगर किसी विद्यार्थी को समस्या हो रही है तो सबसे अच्छा उपचार क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे अच्छा आप उपचार क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण होता है। ठीक, निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, हम बच्चे की, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो पहले आप बताते हो कि डॉक्टर आपसे पूछता है आपको हुआ क्या है, पहले जब आप बताओगे बुखार है तभी तो बुखार की दवा देगा। ऐसा है नहीं कि जाओगे डायरेक्ट उससे बैठोगे और वो आपको दवा दे देगा, आप लेके चले आओगे। भाई वो किसकी दवा देगा, है ना। तो जो समस्या है पहले उस समस्या का हम पता लगाएंगे, तो निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद उसका उपचार करा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। 9 में कहा जा रहा है एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, बताइए किसके द्वारा अनुप्रेरित कर सकता है शिक्षक। एक टीचर विद्यार्थियों को किसके द्वारा मोटिवेट कर पाएगा, बताइए। पुरस्कार देकर, उदाहरण देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, या कक्षा में भाषण देकर। तो बच्चा अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, भाषण देकर आप करेंगे, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर। देखिए अभी छोटा बच्चा, पुरस्कार देकर आप उसे मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी बच्चों का जो है इंटरनली मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है, कि वो खुद से जब तक इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। ये तो उतना जो वाह होता है
वाह रूप से उसे नहीं पुरस्कार करना चाहिए, लेकिन जो है बच्चा अभी छोटा है तो पुरस्कार देकर आप उससे मोटिवेट कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल भी करेक्ट माना गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप टीचर हैं और कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे बताइए? खुद से क्वेश्चनिंग करिए, तो इस तरीके से आप अच्छा आंसर कर पाओगे। आपको बस ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे को किसी तरीके से हमें ठेस नहीं पहुंचाना है, उसके हित में ही हमें बात करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसकी उपेक्षा करेंगे। भाई उसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकते हम, तो ये तो आपका होने से रहा। बी में कहा जा रहा है परीक्षा में कम अंक देंगे। अब आपकी कोई भी बच्चा आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो आप उसको परीक्षा में कम अंक देंगे? ये कोई बात है? नहीं ना। उसे डांटेंगे तो ये भी होने से रहा, डांटना भी नहीं है हमें, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है उसके अभिभावकों से बात करेंगे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसके अभिभावकों से बात करेंगे कि बच्चा जो है ये व्यवहारिक रूप से क्यों ऐसे है कि मेरा सम्मान नहीं करता, तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे तो गलत हो जाएंगे। ठीक, 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। 11 में कहा जा रहा है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का क्या अर्थ है? मतारोपण है या अनुकरण है या क्या है? अभिव्यक्ति है या अंगीकरण है? तो ये एडॉप्टेशन है, जिसे आप अंतरीकरण बोलते हो, है ना। अंतरीकरण जिसे बोलते हो वही है अंगीकरण, एडॉप्शन है। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये मतारोपण, इंट्रोडक्शन ये भी नहीं होगा, अनुकरण भी नहीं होगा, अभिव्यक्ति भी नहीं होगा, ये आपका एडॉप्शन होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का क्या अर्थ है? अंतरीकरण हो जाएगा। ठीक है, अंगीकरण को अंतरीकरण बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने विद्यार्थियों को समझना है तो आपके अंदर कौन सी अच्छी जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए, ये भी ठीक बात है। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, ठीक है, ये भी आपके अंदर होना चाहिए। इनमें से सभी लगा हुआ है तो डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कोई निगेटिव है ही नहीं, है ना। हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए आप सीडीपी पढ़ते हो, है ना, कि बच्चों के बारे में आपको समझने के बारे में जानकारी आपको हो जाए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का भी होना चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का भी आपको अध्ययन होना चाहिए, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। 13 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बताइए, किस स्तर पर जो है बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, जो कि आपके होता है क्या? किशोरावस्था होता है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। 14 में कहा जा रहा है मनोचित्रण का संदर्भ है। बताइए, मनोचित्रण का संदर्भ है माइंड मैपिंग। बताइए, माइंड मैपिंग क्या होती है? जो आपके दिमाग में जो मैप बनता है, तो ये मन के प्रकार का अन्वेषण होता है। आपने अपने दिमाग में हर तरीके की चीज़ों को लेकर जो है आपने मैप बनाया हुआ है, तो मन के प्रकार का अन्वेषण हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में कहा जा रहा है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। भाई ये तो नहीं होगा ना। और मन का केवल चित्रण करना, ये भी नहीं होगा। अर्थ ग्राह्यता को बढ़ाने का एक टेक्निक है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 पढ़िएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? बताइए, जो प्रतिभाशाली होते हैं, गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर जो है कौन सा गुण नहीं होता है? बताना है आपको। विचारों में सृजनात्मकता तो बिल्कुल होती है, तभी तो वो प्रतिभाशाली हैं। ठीक, अभिव्यक्ति में अनूठापन, बिल्कुल ये भी होता है। दूसरों के साथ लड़ना, ये नहीं होता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों में ये नहीं होता है, तो कौन सा नहीं है यही पूछा हुआ था, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कौतूहल ये भी होता है। कौतूहल में होता है क्या कि उत्सुकता होती है ना, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो उसके अंदर जो है कौतूहल होता है। कौतूहल को बोलते हैं जैसे उत्सुकता होती है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन तो दूसरों के साथ लड़ना होता है, ये नहीं होता, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। 12 वर्ष लगभग बच्चा किशोरावस्था में है, तो उसके अंदर क्या होना सबसे ज़्यादा संभव है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उनकी अनुरुचियों को सीमित करना। नहीं भाई, किशोरावस्था में तो बच्चा ये रुचियाँ सीमित ही नहीं होती, है ना। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समकक्षी में होता है पीयर ग्रुप जो उनका होता है,
ये पीयर जो उनके साथ होते हैं तो अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है ना, किशोरावस्था को वैसे ही क्या कहा जाएगा, तूफान की अवस्था कहा नहीं गया है ना। तो ये आपकी जो 16 है इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, समझ आया ना। विचारों की कहा गया ना, विचारों के तूफान, बच्चों के अंदर बहुत सारे विचार होते हैं। किशोरावस्था ऐसी है जो जहाँ बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है ना, उसको जैसा इन्वायरमेंट मिल जाए किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। 17 में कहा जा रहा है विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। अच्छा, विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का क्या कारण हो सकता है आपको बताना है। देखिए ये 2011 का ऐसा ही पेपर है कि इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ऐसा लगता है कि ये सीटेट का पेपर है, लेकिन नहीं, ये सीडीपी का पेपर, यूपी टेट का पेपर है। ठीक, यूपी टेट के सीडीपी का पेपर है जो कि पेपर 2 है। इजी है एकदम, ऐसा कोई बता नहीं सकता कि ये पेपर 2 का ही है। ठीक है, बहुत इजी है, सीडीपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आप उसी का आंसर करें। ठीक है, बाकी सारे जब आप धीरे धीरे लगाएंगे 13, 15, 19, 21, 22 तो वहाँ आपके जो है वो टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ जो है 2011 में ऐसा पेपर है जो कि पेडागोजी के ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना ज़रूरी है। ऐसा हम पेपर लगा लेंगे 1, 2, 3 सेट। ये 2011 का ऐसा सेट है जिसमें पेडागोजी के क्वेश्चन है तो हमें पेडागोजी की भी समझ हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन 1, 2 तो बनते ही हैं, पेडागोजी के बनेंगे। अब ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन जो 1, 2, 3 क्वेश्चन पेडागोजी के बन जाएंगे। तो 2011 का सेट आप लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा पेडागोजी का भी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, बताइए जो विद्यार्थी होते हैं जो विद्यालय से भाग जाने का क्या कारण हो सकता है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। अच्छा, ये तो कोई रीज़न नहीं है। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। जब दंड नहीं देंगे तो भागेगा क्यों बच्चा, दंड देंगे तभी तो भागेगा, तो ये तो कोई रीज़न नहीं है। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। हाँ, ये हो सकता है जो एटीट्यूड ऑफ टीचर्स होते हैं। देखिए उनका, देखिए आपने सुना होगा, आपने कहीं कहीं सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बहुत सारे टीचर होते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मारते हैं, है ना। जब मारते हैं तो दूसरा बच्चा भी डर जाता है, तो वो भाग जाने का कारण हो सकता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए इस सब यहाँ तक आंसर तक आप ऐसे जा सकते थे। आपको किसी भी ऑप्शन में बच्चे के हित में देखना है। टीचर गलत हो सकता है लेकिन बच्चा गलत नहीं हो सकता। अगर आप ये देखेंगे तो आप बिल्कुल डी आंसर करेंगे, अन्यथा आप इनमें से कोई भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको दंड नहीं देना है। ठीक है, दंड नहीं देना है, जो कि आपका एनसीएफ भी कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन है ए, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक अपने ही श्रम में, बताइए आपको विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति लाना है तो शिक्षक का ऑप्शन करेक्ट नहीं करना है। ठीक, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। व्याख्यान करने से विद्यार्थियों में श्रम आएगा नहीं ना। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने को का जो है वो अवसर देना पड़ेगा, तभी विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास होगा, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को श्रम करने के लिए लोगों का केवल उदाहरण देना। उदाहरण देना नहीं, यहाँ बच्चा श्रम करने का अवसर मिल रहा है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। 19 में कहा जा रहा है बाल विकास की परिभाषा क्या अध्ययन क्षेत्र है। जो पहला ऑप्शन है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, और बी ऑप्शन है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी में कहा जा रहा है बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, तो बिल्कुल सी तो गलत ही होगा। डी में कहा जा रहा है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी में देखिए सारा कुछ आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए, देखिए पेपर है ये जूनियर पेपर का, कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बताइए शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल, क्यों जरूरी है ये आपको बताना है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। अनुशासित बनाने के लिए बाल विज्ञान सीखा जाता है, बताइए नहीं ना। परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। सी में कहा जा रहा है कि यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बिल्कुल, इसीलिए आपको सीडीपी पढ़ा जाता है ना, इसीलिए आप सीडीपी पढ़ रहे हो, ताकि आप जब भावी शिक्षक हैं, जब आप शिक्षक बनोगे, तब आप बच्चों के व्यवहार को जब समझ जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे, है ना। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे
प्रभावी पद्धति कौन सी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 इसका आंसर करिएगा। विद्यार्थियों को दंड देना, बिल्कुल दंड देना ही नहीं है विद्यार्थियों को। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। अच्छा, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर विद्यार्थी में जो है अवांछित व्यवहार को किंचित दूर परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी, कारण को हम जानेंगे और उसका उपचार का जो है वो प्रबंधन करेंगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कारण जानोगे उसके बाद उसका उपचार कर लोगे। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप बताइए, आपको कोई भी जो है विद्यार्थी कोई बधाई पत्र शिक्षक दिवस पर भेजता है तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं करेंगे? अरे भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करोगे। तो पहला तो होने से रहा, उसे धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, ये कोई ऑप्शन है। उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। देखिए बी और डी में देखिए कन्फ्यूज़न होगी। देखिए बधाई कब दी जाती है, देखिए शुभकामनाएं कब दी जाती है और धन्यवाद कब दिया जाता है। धन्यवाद जैसे आप बच्चा जो है वो टीचर्स डे पे आपको बोल रहा है, शिक्षक दिवस पर आपको जैसे टीचर्स डे पे आपको बोल रहा है हैप्पी टीचर्स डे, तब आप क्या बोलोगे? बदले में उसे शुभकामनाएं थोड़ी ना दोगे, सेम टू यू बोलोगे। क्या सेम टू यू ऐसा नहीं बोला जाता। जैसे होली का त्यौहार हुआ, ईद का त्यौहार हुआ, तब जब कोई बोलता है तब हम बोलते हैं सेम टू यू, मतलब उसे भी सेम बोल देते हैं। लेकिन टीचर्स डे पे हम उसे क्या बोलेंगे? धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब चिल्ड्रन डे है तो बच्चा थोड़ी ना बोलेगा मैम सेम टू यू, नहीं बोलेगा ना, वो थैंक यू बोलेगा। तो थैंक यू और शुभकामनाएं कहाँ दिया जाता है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं होगा। 23 पढ़िएगा। 23 में कहा जा रहा है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ पाता है कि, ठीक है, जब विद्यार्थी असफल होता है तो क्या केवल एक विद्यार्थी की बात कही जा रही है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? या एक व्यक्ति का असफलता है, या एक व्यक्ति असफल। यहाँ अगर एक नहीं लिखा होता, केवल लिखा होता जब विद्यार्थी असफल होता है, तो क्या समझा जाता है कि पद्धति असफल है। ठीक है, पद्धति असफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक लगा हुआ है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो यह व्यक्तिक असफलता है। डी करेक्ट आंसर होगा, पहला नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको बतानी है। अच्छा, विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए बताइए? उत्तरदायित्व की अनुभूति होना चाहिए। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी, ठीक है, सहभागिता होनी चाहिए, या आज्ञाकारिता होनी चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑफिशियल भी माना गया था। ठीक है, ऑफिशियल आंसर डी माना गया था 24 का। 25 पढ़िएगा। कहा जा रहा है यदि किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? अच्छा, जैसे आप टीचिंग कर रहे हो, अभी हम आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तब आप अगर इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब सीटीपी से अलग कुछ भी पूछोगे, तब हमको क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो बताइए, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, तो नहीं देंगे ये भी नहीं कर सकते। उसे गैर अनुशासित उदाहरण समझकर दंडित करेंगे, ये भी नहीं कर सकते। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन करता, तब हम उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति जो है ये पहला करेक्ट हो जाता। ठीक है, अगर लेकिन जब टॉपिक से होता तो ना तब अनुमति दे देते, लेकिन जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम जो है उसे अलग से उसे बुलाकर उसे उस क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड करता तब तो हम उसका आंसर क्लास में ही दे देते। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बुनियादी स्तर क्या होती है? उसकी मातृभाषा जो होती है, तो मातृभाषा में शिक्षा देना जो है वो बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है आपको बताना है। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बिल्कुल, जब उसके हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में ये सहायता करेगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, सैंपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप सैंपट पर लिख रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? अच्छी लिखावट, बड़े अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, या छोटे अक्षरों में लिखना। तो बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, या अच्छी लिखावट, ये सारा लिखावट से रिलेटेड है। लेकिन जब लेखन में स्पष्टता होगी, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत। क्वेश्चन नंबर 28,
3 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, पढ़िएगा। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करोगे? देर से आता है तो उसे बिल्कुल, बच्चे को तो दंड करना ही नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं कर सकते। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। भाई अभिभावक को सूचित करना ये कोई बात नहीं है, कारण जानने की हम चेष्टा करेंगे कि क्यों वो देर से आता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। विद्यालय में कहा जा रहा है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, ये आपको बताना है। ठीक है, अभिप्रेरित करना कैसे उचित होगा? चुने हुए अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा या सस्वर पठन द्वारा। तो बच्चा अभी छोटा है तो सस्वर पठन के द्वारा जो है वो हम उसको अभिप्रेरित करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सस्वर पठन द्वारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, डी 30 क्वेश्चन पढ़िएगा, लास्ट वाला। इसमें कहा जा रहा है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। बी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। सी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। डी में कहा जा रहा है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले में कहा जा रहा था व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, सामाजिक जागरूकता का विकास करना, परीक्षा के लिए तैयार करना। तो सी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरा 30 क्वेश्चन था जो कि 2011 में पूछे गए थे यूपी टेट पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 1 और 2 वाले दोनों लगा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सिलेबस अलग नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी पेपर है, सीडीपी का पेपर है, 1 है, 2 है, अगर आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा है तो थॉर्नडाइक का नियम वो पेपर 1 में वही होगा, वही पेपर 2 में होगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाने हैं, ये मेरा कहना है। परीक्षा के पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं, जो कि इस चैनल पे आपको सारे पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ, इस पेपर का पीडीएफ जो कि ऑफिशियल है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। सारा पेपर का पीडीएफ जो होता है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा, जो भी डाउट हो, वीडियो अच्छी लगी है नहीं अच्छी लगी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जब हम अपलोड करें तब हमें पता चले कि हम कैसे पढ़ाते हैं, आपको समझ आता है कि नहीं समझ आता है, आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, और व्हाट्सअप और एक्स ऐप ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो वो बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी अपडेट होती है तो हर बात के लिए वीडियो बनाना ये सही नहीं होता है कि, है ना, कोई भी न्यूज़ होती है तो वो आपको व्हाट्सअप एक्स ऐप पे मिल जाता है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप टीचिंग अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे सीडीपी के। इसके बाद हम 2000, क्योंकि 2012 में तो पेपर शायद आपका हुआ नहीं था, 2013 का पेपर इसके बाद वाला जो पेपर हुआ था वो हम लगाएंगे। ठीक है,